जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को 10th क्लास के लिए संस्कृत का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, किताब वाला। आपको पता है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो किताब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो कितना पूछा जाता है, 45 यानी कि 45 नंबर का केवल एक नंबरिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके संस्कृत के किताब से पूछा जाता है, ठीक है। और 55 नंबर संस्कृत सहचर से पूछा जाता है, जो काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग ये किताब वाला 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हो। और आसानी से आप 100 में से 50 तो टिक लगाना होता है, तो आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उसमें से याद कर लेना और किताब वाला पूरा याद कर लो, ठीक है। तो आज मैं आपको किताब वाला बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग वीडियो को पूरा देखना और एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारी बारी से आंसर याद करते चलना, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको हिंदी और संस्कृत का जो भी आपका सब्जेक्ट है सबका मैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुन कर आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। ये आपके संस्कृत के किताब का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। आप पहाड़पुर, सासाराम में पाटलिपुत्र। तो बिल्कुल आपका आंसर होगा पाटलिपुत्र। आजकल पाटलिपुत्र का नाम पटना हुआ है, आपको पता है ना। तो पाटलिपुत्र हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा जी, हम लोग का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पाटली पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पाटली पुष्पों मतलब समझते हो ना, मतलब कि फूल। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे पुष्पपुर। तो पुष्प के नाम से ही हम लोग पुष्पपुर पर टिक लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा मैच कर रहा है तो ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो देखो जी पटना का जो इतिहास है वो लगभग 25 वर्ष पुराना है। लगभग में दोस्तों आप लोग टिक लगाइएगा, लगभग में आपका ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, लगभग में, ठीक है। और आपसे पूछेगा यह क्वेश्चन, याद रखना ये क्वेश्चन लगभग 25 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, 4 नंबर प्रश्न है। 4 का आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर, दामोदर गुप्त। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, दामोदर गुप्त जी होंगे। आंसर हम लोगों का है बी नंबर वाला, दामोदर गुप्त जी हैं कूटनीतम काव्य के कवि, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आलसियों के सुख को देखकर किसने आलसी बनने का स्वंग किया। यानी कि जैसे आलसी मतलब कि बिना काम किए, बिना कुछ परिश्रम किए छल से भोजन प्राप्त करते थे, ठीक उन्हीं का देखा देखी और भी कुछ लोग थे जो आलसियों के जैसा बनने का कोशिश कर रहे थे और कितने लोग बन भी गए थे। तो वो लोग कौन थे, तो याद रखना उनको हम लोग धूर्त के नाम से जानते हैं, धूर्त के नाम से, यानी कि सी नंबर वाला होगा धूर्त के नाम से, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आग कहाँ लगाई गई। आग कहाँ लगाई गई, तो याद रखना आग अलसशाला में लगाई गई थी। और अलसशाला देख लो कैसे लिखा भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों शब्द में भी आप गड़बड़ी कर दोगे। देखो बी नंबर में भी अलसशाला अश्वशाला है, सी नंबर में गजशाला और डी नंबर में दरबारियों के घर में, नहीं अलसशाला में। याद रखना आ भी नहीं रहेगा, आ भी अगर ऑप्शन में देगा तो काट देना, ओ पहले पढ़ना, ओ ल स फिर साला, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। चतुर्विस्ती का मतलब समझते हो ना, 24 यानी कि 24। याद रखना 7 का आंसर हमारा बी नंबर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। यानी कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी जी, तो मैत्री, सुलभा या फिर रामभद्रम्बा या फिर देवकुमारिका। नहीं, आपका आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर ए मैत्री, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो मैत्री जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, इन्हीं का उल्लेख मिलता है। आंसर होगा बी नंबर वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो 10 का आंसर होगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 11 नंबर, सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है। देखो जी आपके जीवन में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, यानी कि मनुष्य जीवन में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों को 5 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है।
तो उन 5 भागों में से एक भाग है सीमंतोन्नयन संस्कार, जो हमको पता होना चाहिए कि कब होता है यह संस्कार। ठीक है, तो याद रखना यह संस्कार हम लोग के जन्म से पहले ही होता है। ठीक है, जन्म से पहले इस संस्कार को हम लोग मानते हैं, तो 11 का आंसर होगा जन्म से पहले। जन्म से पहले, कभी कभी पहले के स्थान पर पूर्व दे देगा, तो याद रखना पूर्व का मतलब होता है जी पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है, तो पहले होता है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है, यानी कि उपनयन संस्कार का मतलब क्या हुआ। उपनयन संस्कार का मतलब क्या हुआ, तो गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना, इसका मतलब हुआ। आंसर होगा हमारा बी नंबर वाला। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर वाला होगा, गुरु के द्वारा शिष्य को घर में लाना उपनयन संस्कार का अर्थ होता है, यानी कि उसका मतलब होता है। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोगों का है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ दीजिए, आपको बिना मतलब कि याद किए आप इसका आंसर बता दोगे कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। तो देखो अगर आप मतलब कि आप ही हैं, तो आपके ऊपर घर का पूरा जिम्मेदारी कब आएगा। ज़्यादातर जिम्मेदारी आपके ऊपर तब आता है जब आपका विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी को संभालना, बच्चे होंगे उनको संभालना, फिर माँ बाप को संभालना, काम करना, ठीक है, सब मतलब कि पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो ये जिम्मेदारी कब आती है, तो आपका विवाह हो जाता है, तो उसी समय यानी कि विवाह के समय ही आपके ऊपर सारा जिम्मेदारी आ जाता है। आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब अभी भी उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग मतलब कि शादी के बाद ही हम लोग ऊपर पूरा जिम्मेदारी आता है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग अपने पापा के दिए हुए पैसे से ऐश करते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन जब हम लोग की शादी हो जाती है तो खुद के पैरों पर खड़ा होने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो ये जिम्मेदारी वही और उसी समय आती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 14 नंबर, विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता। विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है, तो आप लोग विवाह संस्कार में अभी आप लोग देखे होंगे कि विवाह में कन्यादान होता है ना जी। विवाह में कन्यादान, तो समझ लो कन्यादान भी होता है, अग्नि स्थापना भी विवाह में होता है ना, 7 फेरे लिया जाता है, वगदान भी होता है, मेहंदी लगाना, पत्नी क्या क्या उसमें होता है। ठीक है, तो याद रखना कन्यादान तो होता है, अग्नि स्थापना भी है, तो वगदान जैसे हल्दी वगैरह लगाना ये सब विवाह में ही होता है, लेकिन समावर्तन संस्कार नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि डी नंबर वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि विवाह संस्कार के अंतर्गत ये समावर्तन नहीं होता है, विवाह के अंतर्गत आता ही नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, शिक्षा विहीन 15 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाला धनहीन लोग किस गाँव में रहते थे। तो एक इसमें पाठ है, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो उस गांव का नाम था भिखनटोला। ठीक है, बहुत अच्छा ये मतलब कि पार्ट है, इसको मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे इसको। ठीक है, तो याद रखना शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते थे, तो भिखनटोला वाले गांव में। धनहीन का मतलब समझते हैं, धनहीन मतलब बहुत ही कठिनाई से, बहुत गरीब लोग इस गांव में रहते थे। ठीक है, किसी के पास खाने का रोटी नहीं था, तो किसी के पास रहने का झोपड़ी नहीं था। अब देखो अगला क्वेश्चन, भिखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई। जहां भिखनटोला गांव था उस गांव से 1 कोस का मतलब क्या होता है जी। 1 कोस का मतलब बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे सर, 1 कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर, यानी कि उनके गांव से 3 किलोमीटर यानी कि 1 कोस की दूरी पर एक विद्यालय की स्थापना किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना वो मतलब कि शासन के द्वारा किया गया था। सी नंबर होगा, शासन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये मत बोलना कि मुखिया के द्वारा किया गया था, नहीं, शासन के द्वारा। अब देखो अगला क्वेश्चन 17 नंबर, वेद भाष्य की रचना किसने की। वेद भाष्य की रचना किसने की, वेद की रचना किसने की, सिंपल में बता दो, आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो याद रखना विरजानंद ने। ठीक है, वेद भाष्य की रचना किसने की थी, तो विरजानंद ने किया था। 17 नंबर का आंसर होगा ए नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत के, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ सर, गुजरात। ठीक है, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गाँव में, याद रखना गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गाँव में,
टंकरा था, टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखना। और इनका मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी, यहाँ पर देखो बी नंबर में हम दिए हैं, ऑप्शन दिया है। तो 1883 में इनका मृत्यु हुआ था और 1824 ईस्वी में 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में, देख लो 1824 ईस्वी में जन्म हुआ था। और 1872 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, वो भी मुंबई में। क्वेश्चन हो सकता है कि आगे आएगा, लेकिन समझ लो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने अभी आपको बताया ना कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था, गुजरात के टंकरा नामक गाँव में। कभी कभी गाँव का भी नाम पूछ देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाघ के हाथ में क्या था? ठीक है, बाघ और एक पत्ती की कहानी वाला यह मतलब कि पार्ट का यह क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा वो भी पार्ट है। ठीक है, तो बाघ के हाथ में एक सोने का कंगन था, उसी सोने के कंगन से कितने लोगों को शिकार किया था और कर भी रहा था। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है कि बाघ कैसा था? बाघ कैसा था? तो याद रखना, बाघ एक बूढ़ा भी था और साथ में शक्तिहीन भी था और ललित नटखंड भी थे, यानी कि बहुत मतलब कि लोमड़ी को क्या बोलते हैं, बहुत चालाक बोलते हैं ना। तो वैसे ही दोस्तों बाघ भी था। तो हम लोग टिक लगाएंगे डी नंबर पर। इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा 21 का डी नंबर वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था? बाघ नो हमें अपने को न वंशहीन बोलता था जब वो किसी को अपने जाल में फंसाना चाहता था या फिर फंसा रहा था, तो अपने को बहुत मतलब कि अच्छा इंसान बताता था और दूसरे के सामने, ताकि दूसरा कोई मेरे ऊपर विश्वास कर ले और मेरे पास आए इस सोने का कंगन को लेने के लिए और उसको मैं मार कर खा जाऊँ। यही मतलब कि उनका काम था उस बाघ का, बूढ़े बाघ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन से जी आपका कि इंद्र क्या चाहता था? इंद्र भिक्षा चाहता था, बस उसको भिक्षा चाहिए था। ठीक है, शिक्षा नहीं बल्कि भिक्षा। अब देखो भिक्षा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, इंद्र को अग्नि इष्ट फल कौन देना चाहता है? इंद्र को अग्नि इष्ट फल कौन देना चाहता है? तो 24 का हम लोग आंसर देंगे जी ऑप्शन नंबर हाँ जी बी नंबर को देंगे। ठीक है, कर्ण। ठीक है, याद रखना। अब देखो, कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी? यानी कर्ण को कवच और कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी? किसने योजना बनाया था? तो याद रखना, वो योजना था कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान सबसे महान है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। 26 में प्रश्न है कि विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है? देखो जी, विश्व के देशों में आपस में जो प्रचलित है उसका नाम हम लोग देंगे शीत युद्ध। शीत युद्ध दोस्तों एक आर्ट्स सब्जेक्ट का एक इतिहास में शायद चैप्टर है, जो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं 12th क्लास में शायद है। ठीक है, तो शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध का मतलब होता है यही। ठीक है, विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है? शीत युद्ध, यानी कि आपस में कोई भी देश आजकल देखो लड़ाई करने में तुला है। अब देखो अंतिम क्वेश्चन, शत्रु राज्य को क्या बढ़ा रहे हैं? देखो शत्रु आजकल राज्य को कलह और अशांति बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई भी राज्य में आपस में मेल तेल नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई आपस में मिलजुल कर रहना चाहता है। ठीक है, तो यही वो सब किसके कारण होता है? शत्रु के कारण है जी। ठीक है, यानी कि अगर आप बिहार से हैं तो यूपी में जाकर दंगा करेंगे तो यूपी वाले बिहार से नफरत करेंगे। अगर आप यूपी से हैं और जाकर एमपी में मध्य प्रदेश में हंगामा करेंगे तो मध्य प्रदेश वाले आपसे नफरत करेंगे। यही सब तो होते जा रहा है। वो सब के कारण कौन है? वहाँ के बड़े बड़े आदमी नहीं है, बल्कि आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो मतलब शत्रु है। हम लोग क्यों शत्रु हैं? ठीक है, तो याद रखना, बस इतना ही था। अच्छे से याद करना, मैं आपको बारी बारी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं हर सब्जेक्ट का मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है।